आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटीन प्योरीफिकेशन एंड प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में। तो हमारा टॉपिक है कि प्रोटीन को प्योरीफाई कैसे किया जाता है और प्रोटीन की सीक्वेंसिंग किस तरह की जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन प्योरीफिकेशन की। प्रोटीन प्योरीफिकेशन हम किसको कहते हैं? तो प्रोटीन प्योरीफिकेशन इज़ अ सीरीज ऑफ processes intended to isolate one or a few proteins from a complex mixture, usually cells, tissues और whole organisms। तो प्रोटीन प्योरीफिकेशन जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक कंप्लीट मिक्सचर होता है। ठीक है, एक मिक्सचर होता है, उसमें से हमने अपनी प्रोटीन जो डिज़ायर्ड होती है, जो हमें चाहिए होती है, वो हम प्रोटीन वहाँ से ले लेते हैं। जैसे अगर उस कम्प्लेक्स मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सेल्स की फॉर्म में हो सकता है, टिश्यूज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूजुअली सेल्स, टिश्यूज़ और दी होल ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह जो प्रोटीन प्योरीफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से हम जो उस कंप्लीट जो कम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें से हम अपनी डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है वो ले लेते हैं। इट्स वाइटल फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शंस ऑफ द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन प्योरीफिकेशन है ये फंक्शन, स्ट्रक्चर और इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट है। The purification process may separate the protein and non-protein parts of the mixture and finally separate the desired protein from all other proteins। तो इसमें हम क्या करते हैं प्योरीफिकेशन प्रोसेस में? अब प्योरीफिकेशन वर्ड से ही हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करना। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं, जैसे गंदा पानी होता है तो उसको हम प्योरीफाई करते हैं और साफ़ पानी हमें मिलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन और जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं उसको मिक्सचर में से सेपरेट कर देते हैं। और फिर हम जब वो सेपरेट करते हैं तो फाइनली हमें उस सेपरेशन के बाद अपनी जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है, बाकी तमाम प्रोटीन से जो हमें प्रोटीन चाहिए वो हमें मिल जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ वाइटल फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट। प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस प्रोटीन में हमें इंटरेस्ट है, जो हमें चाहिए। सेपरेशन ऑफ वन प्रोटीन from all other is typically the most laborious aspect of protein purification। अब इसमें क्या होता है कि separation of one protein from all other, क्योंकि हम प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है प्रोटीन का। ठीक है, उसमें से हमने अपनी जो प्रोटीन है उसे सेपरेट कर लिया है। तो ये तो मोस्ट लेबरियस एस्पेक्ट प्रोटीन प्योरीफिकेशन। तो ये एक लेबरस हम कहते हैं, एक मेहनत जिसमें करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट का काम होता है। सेपरेशन स्टेप्स यूजुअली एक्सप्लॉइट डिफरेंसेस इन प्रोटीन साइज, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, बाइंडिंग एफिनिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अब जब हम बात करें इसके स्टेप्स की, सेपरेशन स्टेप्स की बात करें, यूजुअली एक्सप्लॉइट डिफरेंसेस इन प्रोटीन साइज, उसमें जो प्रोटीन का साइज़ है, उसकी जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब हम सेपरेशन करते हैं तो उसमें हमें उसकी प्रोटीन के साइज़ को, उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन सब का जो है डिफरेंस देखते हैं और उन डिफरेंस की वजह से हम उन चीज़ों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इन सब वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं। और जब हमें एक प्योर प्रोटीन मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन आइसोलेट। द प्योर रिजल्ट मे बी टर्म्ड प्रोटीन आइसोलेट। तो जो प्योर हमें प्रोटीन मिली उसको हम प्रोटीन आइसोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ द प्रोटीन प्योरीफिकेशन। अब प्रोटीन प्योरीफिकेशन का पर्पस क्या होता है, आखिर हम इसको प्योरीफाई क्यों करते हैं? तो इसमें हम जो प्रोटीन प्योरीफिकेशन है इसके अगर पर्पस की बात करें, इट इज़ प्रिपरेटिव और इट इज़ एनालिटिकल। फर्स्ट वन इज़ द प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन। प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन में क्या देखते हैं कि एम्स टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन्स फॉर सब्सिक्वेंट यूज़। प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन में लार्ज अमाउंट में प्योरीफाइड प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसको कोई भी सब्सिक्वेंट यूज़ कर सकता है। तो इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम्स, डेट इज़ अ लैक्टेज। जैसे अगर कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे एंजाइम्स है, ठीक है, जैसे एंजाइम लैक्टेज एक एंजाइम है, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स की
बात करें तो न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स में किसकी एग्जांपल हम कहते हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट और सर्टेन बायोफार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो ये सारी जो हैं, ये जो एंजाइम्स, न्यूट्रिशनल प्रोटीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये सब हमें लार्ज अमाउंट में मिलती हैं। वो किसकी मदद से, वो प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन की मदद से मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन की वजह से हमें ये लार्ज अमाउंट में ये तमाम जो हैं प्रोटीन से मिल जाती हैं। सेवरल प्रिपरेटिव प्योरीफिकेशन स्टेप आर ऑफन डिप्लॉयड टू रिमूव बाय प्रोडक्ट्स सच एज होस्ट सेल प्रोटीन विच पॉसेस एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द पेशेंट्स हेल्थ। कुछ प्रिपरेटिव प्रोटीन जो होती हैं हम कहते हैं और ऑफन डिप्लॉयड टू रिमूव बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो क्या काम करती हैं, जितने भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करवाने का ये काम करती हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स जो हैं प्रोटीन प्योरीफिकेशन के, उसको जो है हम बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव में यूज़ करते हैं, जैसे कि होस्ट सेल प्रोटीन है, ठीक है। होस्ट सेल प्रोटीन क्या काम करती हैं, विच पॉजेज एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू दी पेशेंट्स हेल्थ, जो कि एक पेशेंट्स की हेल्थ है, पेशेंट की सेहत को एक थ्रेट करती है, ठीक है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द एनालिटिकल प्योरीफिकेशन। Analytical purification, this produces a relatively small amount of protein for a variety of research or analytical purposes, including। अब इसमें एनालिटिकल और प्योरीफिकेशन जो हमने पहले पढ़ ली है प्रिपरेटिव, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें ये फ़र्क है कि जो प्रिपरेटिव थी उसमें लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, जबकि एनालिटिकल प्योरीफिकेशन में जो प्रोटीन है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द प्रोड्यूसेस अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ अ प्रोटीन फॉर अ वैरायटी ऑफ रिसर्च, और फिर उसको हम रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एनालिटिकल पर्पसेस के इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन आता है, क्वांटिफिकेशन आती है, या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर की अगर हमें स्टडी करनी हो, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। पेप्सिन एंड यूरिएज वर द फर्स्ट प्रोटीन्स प्योरीफाइड टू द पॉइंट दैट दे कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपसे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वो कौन सी पहली प्रोटीन थी जो कि प्योरीफाई हुई थी, तो वो थी पेप्सिन और यूरिएज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन एनालिटिकल प्योरीफिकेशन जनरली यूटिलाइज 3 प्रॉपर्टीज़ टू सेपरेट प्रोटीन्स। अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं प्रोटीन्स को सेपरेट करने में, ठीक है। सबसे फर्स्ट, प्रोटीन्स में बी प्योरीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स बाय रनिंग दैम थ्रू अ pH ग्रेडेड जेल और एन आयन एक्सचेंज कॉलम। अब सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, ये प्रोटीन को हम प्योरीफाई करते हैं किसकी वजह से, किसके ज़रिए, अकॉर्डिंग टू देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स हम कहते हैं कि ये भी एक pH वैल्यू होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसने कोई भी उस पर चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। नो इलेक्ट्रिकल चार्ज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम कहते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स इज़ द pH एट विच द मॉलिक्यूल कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। और ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं ये विट्राइनिक मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स वगैरह। और इसको हम करते हैं बाय रनिंग देम थ्रू अ pH ग्रेडेड जेल और एन आयन एक्सचेंज कॉलम। और हम ये आयन एक्सचेंज कॉलम या फिर pH ग्रेडेड जेल, ठीक है, इन पे रन करके हम इसको प्योरीफाई करते हैं। तो एक प्रोटीन हमने किस तरह प्योरीफाई कर ली, किस प्रॉपर्टी को देखते हुए, उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स, उसके pH को देखते हुए, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था उसको देखते हुए हमने इसको किया है। सेकेंडली, हम किस तरह प्रोटीन को प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्योरीफिकेशन हम देख रहे हैं ना। तो सेकेंड, प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज और मॉलिक्यूलर वेट वाया साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और STS पेज। सेकेंड, हम कहते हैं कि प्रोटीन को सेपरेट किया जा सकता है उसके साइज़ को देखते हुए, उसके मॉलिक्यूलर वेट को देखते हुए। जब इसके मॉलिक्यूलर वेट और उसके साइज़ को देखते हुए हम इसको सेपरेट करते हैं, तो इसके ज़रिए कौन सी टेक्निक होती है, ये टेक्निक है आयन एक्सचेंज कॉलम, दैट इज़ अ टेक्निक, STS page that is also a technique, और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो अ टेक्निक, ठीक है। ये इनके ज़रिए हम इनको सेपरेट करते हैं। अब STH पेज हम कहते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीक्रीमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एनालिसिस, ठीक है। ये इसका कंप्लीट STS पेज जो है ये इसकी एब्रीवेशन है। तो ये जो STS पेज है ना, ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, इट्स एन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड दैट अलाउज प्रोटीन सेपरेशन बाय मास। इसकी वजह से हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं उसके मास की वजह से, ठीक है। थर्ड, प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है उसकी पोलैरिटी, उसकी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से। हाइड्रोफोबिसिटी तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, जो वाटर को रिपेल करते हैं।
नेक्स्ट वाया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स्ड फेस क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें रिवर्स फेस्ड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। तो किसकी बेस पे हमने किया है, या तो उसकी पोलैरिटी या उसकी हाइड्रोफोबिसिटी। पोलैरिटी हम कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक है, सेपरेशन हुई होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, या इसमें हम कहते हैं कि एटम्स जो है एक दूसरे के साथ बाउंड करते हैं, उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसके बाद शेयरिंग पेयरिंग होती है। पोलैरिटी में पोलर, नॉन पोलर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जनरल स्टेप्स फॉर प्रोटीन प्योरिफिकेशन, दैट इज़ द जनरल स्टेप। अब यहाँ पे इसके जनरल स्टेप्स क्या हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ऑफ अ प्रोटीन सोर्स। हम सबसे पहले सिलेक्शन, तो सबसे पहले हम प्रोटीन सोर्स की सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी होमोजेनाइजेशन करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब होमोजेनाइजेशन हो जाती है तो उसकी स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन में क्या करते हैं हम कि उसकी pH जो है वो 7 हो और टेम्परेचर बिलो देन 25 डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद एस्से ऑफ प्रोटीन्स। अब एस्से ऑफ प्रोटीन्स किसकी मदद से हम करते हैं, कौन सी टेक्निक की वजह से करते हैं, वो एलिसा है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। ये सारे ना प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी कि ये किस तरह होते हैं। तो ये जब आप फर्दर जब कोई रिसर्च आप करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि आप अगर बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एलिसा टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को कैसे यूज़ करते हैं, जेल प्योरिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हैं जब आप कोई भी लैब वर्क करते हैं। मेथड ऑफ प्रोटीन प्योरिफिकेशन, अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स कौन से हैं प्रोटीन प्योरिफिकेशन के। फर्स्ट इज़ द एक्सट्रैक्शन। तो हम अब मेथड्स देख रहे हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है एक्सट्रैक्शन का। अब हम मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आपको शायद याद करने में प्रॉब्लम आए, लेकिन आपने इसको जो है याद रखने, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं आपने उनको जहन में बिठा लेना है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हुए याद रखते हैं ना कि पहले ये स्टेप, सेकंड ये स्टेप, थर्ड ये स्टेप, तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रोटीन प्योरिफिकेशन का भी मेथड है। सबसे पहले हम करते हैं एक्सट्रैक्शन। एंड व्हाट इज़ द एक्सट्रैक्शन? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, the protein has to be brought into solution by breaking the tissues or cells containing it. तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, इस पे ये किस पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन, अब हमारा प्रोटीन जो है वो एक सोर्स है जो कि हम कहते हैं कि किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल को ब्रेक करके हमें मिलता है और फिर हम उसको सोल्यूशन में लेके जाते हैं, ठीक है। कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल है, उसको हम सोल्यूशन में रखते हैं। एक्सट्रैक्शन इस तरह की जाती है। उसके बाद there are several methods to achieve this। अब कुछ several methods होते हैं जो इसको अचीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो सबसे पहले है रिपीटिंग फ्रीजिंग थाइंग। क्या है? रिपीटिंग फ्रीजिंग थाइंग। थाइंग हम किसको कहते हैं? थाइंग हम कहते हैं कि जो है इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई चीज़ फ्रीज़ हुई है ना, तो उस जो फ्रीजिंग है मटेरियल, उसको आप जो है वार्म करते हैं गर्म करने के बाद, या आप उसको कुछ देर अगर रूम टेम्परेचर भी रखें तो वो जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो जो मेल्ट हो जाती है उसको हम थाइंग बोलते हैं। तो जो थाइंग हमने क्या कह दिया, द प्रोसेस ऑफ आइस, स्नो और अनदर फ्रोजन सब्सटेंस बिकम लिक्विड और सॉफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वार्मिंग अप। रिपीटिंग फ्रीजिंग एंड थाइंग। व्हाट इज़ द थाइंग? थाइंग द प्रोसेस ऑफ आइस और अनदर फ्रोजन सब्सटेंस बिकमिंग लिक्विड और सॉफ्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ वार्मिंग अप, कि हम उसको वार्म करते हैं और फिर हमें वो कोई भी सॉफ्ट सब्सटेंस या लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है जो कि पहले फ्रोज हुई थी। नेक्स्ट इज़ दी सोनिकेशन। हमें सोनिकेशन के ज़रिए भी पता चलता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं, जब आप प्रैक्टिकल करें तब आपको इसकी समझ आती है। और सोनिकेशन में हम जो है साउंड एनर्जी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। साउंड एनर्जी के ज़रिए ये होती है। नेक्स्ट इज़ दी होमोजेनाइजेशन बाय हाई प्रेशर। लास्ट जो है फिल्ट्रेशन और परमिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन आई होप आप लोग पहले फेमिलियर होंगे कि फिल्ट्रेशन जो है वो एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये जो थाइंग, सोनिकेशन, होमोजेनाइजेशन, ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट है अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन में हम देखते हैं कि अब ये क्या है। This technique exploits the fact that the solubility of most proteins is lowered at high salt concentration। अब ये क्या टेक्निक है कि हमारे पास जो प्रोटीन है उसकी solubility लो होती है जब साल्ट की कंसनट्रेशन हाई होती है।
है। जब हाई साल्ट होगी तो प्रोटीन की जो सोलबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है। द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट एट विच अ पर्टिकुलर प्रोटीन कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन इन मिक्सचर। अब क्या होता है कि वो जो अमोनियम सल्फेट है ना, जो अमोनियम सल्फेट की कंसनट्रेशन है एट विच अ पर्टिकुलर प्रोटीन कम्स आउट ऑफ अ सोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेट इज डिफरेंट फ्रॉम, तो हमने जो प्रोटीन को एक सोल्यूशन में रखा था तो उसके बाद वो जो अमोनियम सल्फेट है उसकी कंसनट्रेशन की वजह से वो जो सोल्यूशन पर्टिकुलर प्रोटीन, जो खास प्रोटीन है, वो क्या होगी, इट कम्स आउट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन इन द मिक्सचर। और वो जो बाकी एक मिक्सचर है उसमें अगर प्रोटीन्स की बात करें तो वो उससे डिफरेंट हमें दिखाई देगी। दैट इज़ द अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। तो वो किसकी वजह से हो रही होती है, वो उस अमोनियम सल्फेट की वजह से होती है कि हमने एक फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है उसमें हमने प्रोटीन के साथ एक अमोनियम सल्फेट मिलाया और जब हमने अमोनियम सल्फेट की कंसनट्रेशन उसमें ऐड की तो हमें अपना जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो जो है उधर से अलग हो जाता है। थर्ड वन इज़ द डायलिसिस। व्हाट इज़ द डायलिसिस? अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू रिमूव small molecules such as salts and ammonium sulfate from a protein solution, ठीक है। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल जिसमें चीज़ें जो हैं वो गुजर सकती होती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो पास हो सकते हैं। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, इज़ यूज टू रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे कि हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो उसको यूज़ कर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि साल्ट्स हो गए, अमोनियम सल्फेट हो गए, इसको रिमूव करती है प्रोटीन सोल्यूशन से और ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डायलिसिस बेस्ड अपॉन द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या है, ये मेम्ब्रेन पोर्स हैं, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन पोर्स हैं। और ये जो ब्लैक छोटे छोटे आपको फुल स्टॉप नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये ब्लैक, ठीक है, और ये हमारे पास साल्ट आयंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे डायलिसिस इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल है ना, जब वो इसमें एंटर होते हैं तो ये देखें यहाँ से मैक्रोमॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे जब ये एंटर होते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से ऐसे नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल सेपरेट होते जाते हैं और उसकी जगह मैक्रोमॉलिक्यूल ले लेते हैं, एंड दैट इज़ द डायलिसिस मेम्ब्रेन। एंड द फोर्थ वन इज़ द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इट सेपरेट प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, ये प्रोटीन को सेपरेट कर देती है उसके साइज़ की वजह से। आल्सो टर्म्ड एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो क्योंकि ये प्रोटीन को सेपरेट करती है उसके साइज़ की वजह से, इसलिए इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। अ जेल फिल्ट्रेशन कॉलम हैज़ बीड्स विद चैनल्स रनिंग थ्रू देम, फॉर एग्जांपल एगरोज जेल, ठीक है, ये एगरोज जेल भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेल फिल्ट्रेशन एक कॉलम है, ये क्या है, ये एक हमारे पास कॉलम है, इसमें कुछ चैनल्स मौजूद हैं। ये क्या है, ये हमारे पास कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं, ये ब्लैक जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये चैनल्स हम क्या। अब यहाँ पे क्या होता है, रनिंग थ्रू देम, यहाँ पे ये रन करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन फ्रीली एंटर द इंटरनल सॉलिड स्पेस ऑफ द जेल बीड्स, ये बीड्स है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इसमें फ्रीली एंटर कर जाते हैं। जब भी आप इसमें कोई सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट स्पेसिस की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी एंटर करते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज टू पेनिट्रेट द जेल पोर्स एंड ट्रैवल बिटवीन बीड्स एंड एल्यूड फर्स्ट। यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो रेड है ना, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसमें दाखिल हो जाते हैं जेल पोर्स की मदद से, और फिर ये यहाँ से इन बीड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ द बीड्स, इनके साथ ट्रैवल करते हैं, और फिर यहाँ से ये फर्स्ट एल्यूड फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से ये सबसे पहले एल्यूड करते हैं। देखिए यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो इट एल्यूड फर्स्ट, दैट इज़ द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। एंड द फिफ्थ वन इज़ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम बात कर लेते हैं कि इट सेपरेट प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल नेट चार्ज। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करती है नेट चार्ज पे, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव। रिटेंशन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट आयन एंड फिक्स्ड आयन चार्ज ऑन दी स्टेशनरी फेज। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन देखते हैं सोल्यूट आयंस के दरमियान में और फिक्स्ड आयन चार्ज के दरमियान में ऑन दी स्टेशनरी फेज। आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी में टाइप्स होती हैं, इसमें स्टेशनरी फेज आता है, इसकी फर्दर आगे काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। आयन एक्सचेंज
क्रोमेटोग्राफी, कैटाइन एक्सचेंज, एनाइन एक्सचेंज, वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा इसकी टाइप्स है, रिवर्स क्रोमेटोग्राफी, वो सारी क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़ के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या है, ये कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। अब इसमें क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजन्स हैं, ये कैटाइन एक्सचेंज रेजन्स है। कैटाइन नेगेटिव चार्ज सेपरेट पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेट्स नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड्स। अब ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, अटैच टू पॉजिटिव सरफेस। अब ये हमारे पास एक पॉजिटिव सरफेस है, आयन एक्सचेंजर है, स्टेशनरी फेज पार्टिकल है। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव आयन अटैच करता है इस पॉजिटिव सरफेस पर, नेगेटिव आयन इसके साथ आकर अटैच किया, पॉजिटिव ठीक है, रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, रिपेल करते हैं ना पॉजिटिव। फिर यहाँ पे ये इसके साथ जो है ये इसकी जगह लेंगे, ठीक है, नेगेटिव, और ये क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे कैटाइन है, यहाँ पे नेगेटिव थे, यहाँ पर पॉजिटिव इसके साथ आकर अटैच कर देता है, अटैच टू नेगेटिव सरफेस। इसी तरह ये भी नेगेटिव आर रिपेल ईच अदर, तो फिर इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आकर इसकी सरफेस पे अटैच हो जाता है। एंड दी 6th पॉइंट इज़ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं ना कि किस तरह हम प्योरीफाई कर सकते हैं प्रोटीन को। अब हमारे पास एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हम देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में इज़ अ सेपरेशन बेस्ड टेक्निक मॉलिक्यूलर अपॉन मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन। तो ये किस पर डिपेंड करती है, उसकी मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन पर। Resins have ligands attached to their surface which are specific for the compounds to be separated. अब यहाँ पर resins, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं ligands होते हैं, वो उस surface पे attach करती हैं और फिर उसको separate कर देती हैं। Ligands function in a fashion similar to that of the antibody antigen interaction. अब ligand की अगर function की बात करें, क्योंकि हर प्रोटीन की अगर बात करें तो उसकी अपनी एक एंटीजन एंटीबॉडी होती है, इसी तरह जो ligand है फंक्शन इन अ फैशन सिमिलर टू डैट ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन, के लिगेंड का फंक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी का के इंट्रैक्शन से जो फंक्शन हमें मिलता है। अब यहाँ पर एक लिगेंड इज़ इमोबिलाइज्ड इनटू अ सॉलिड स्पोर्ट मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर एक क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है, पास कर जाता है कॉलम से, फिर आगे टारगेट मॉलिक्यूल जो है जिसमें से लिगेंड पॉसेस अफिनिटी इज़ रिटेन, लिगेंड की जो अफिनिटी है वो रिटेन रहती है, उसके बाद जितने भी मटीरियल हैं वो एलूट कर जाते हैं। लिगेंड जिनमें लिगेंड होती है, जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो रिटेन रहेंगे, उसमें ही रहेंगे, लेकिन जो बाकी मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। द बाउंड टारगेट प्रोटीन इज़ एलूटेड बाय अल्ट्रेशन ऑफ मोबाइल फेस कंडीशन। तो ये जो टारगेट प्रोटीन है ये एलूटेड बाय अल्ट्रेशन ऑफ द मोबाइल फेस कंडीशन, तो वहाँ से ये एलूट होंगे किसकी अल्ट्रेशन से, मोबाइल फेस कंडीशन की अल्ट्रेशन से। आप लोग जस्ट मेन चीज़ें इसमें याद रखें कि इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ होती है, इस क्रोमेटोग्राफी में जो है ये पॉइंट्स आते हैं, तो इस तरह आपको आसानी से याद होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये एक एक्सपेंसिव टेक्निक है, HPLC इसको बोलते हैं, ये एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। HPLC और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी अप्लाइंग हाई प्रेशर टू ड्राइव द सॉल्यूट्स थ्रू द कॉलम फास्टर। ये एक तो एक्सपेंसिव होती है, दूसरी सारी लैब जिसको नहीं करवाती, ठीक है, एक स्पेसिफिक लैब होती है जो ये HPLC की टेक्निक करवाती है और उसके लिए आपको पे भी करना पड़ता है। HPLC और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये भी एक क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो देते हो, फ्लूइड्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो और वो जो कॉलम होता है वो बहुत फास्टर मूव करता है हाई प्रेशर की वजह से। दिस मीन्स दैट द डिफिजन इज़ लिमिटेड एंड द रेजोल्यूशन इज़ इम्प्रूव, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है ना वो इम्प्रूव होती है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ रिवर्स्ड फेज वेयर द कॉलम मटीरियल इज़ हाइड्रोफोबिक। The proteins are eluted by gradient of increased amount of an organic solvent such as acetonitrile. The proteins elute according to their hydrophobicity. अब इसमें क्या होता है कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो जो elute करते हैं, जो निकलते हैं, वो किस बेस पे करते हैं, वो उस हाइड्रोफोबिसिटी की बेस पे करते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन्स एलूट करते हैं जब उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो वो एलूट कर जाएंगे, जैसे एसीटोनाइट्राइल बहुत ज़्यादा हो जाए वो एलूट करेंगे प्रोटीन। अगर तो हाइड्रोफोबिसिटी हो तो उसकी वजह से भी वो एलूट कर जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक रिवर्स फेज़ है HPLC, ठीक है, जहाँ पे कॉलम मटेरियल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। After purification by HPLC, the protein is in solution that only contains volatile compounds can easily be
लायोफिलाइज्ड। अब इसमें हम बात कर रहे हैं आफ्टर प्योरिफिकेशन, जब प्योरिफिकेशन हो जाती है HPLC के ज़रिए, ठीक है, हम कह रहे हैं प्योरिफिकेशन हो गई है HPLC के ज़रिए, उस सोल्यूशन में प्योरिफिकेशन हो गई, ओनली कंटेन्स वोलाटाइल कंपाउंड्स, उस सोल्यूशन में जो है वोलाटाइल कंपाउंड्स थे, कैन ईजीली बी लायोफिलाइज्ड, ठीक है। अब क्या होता है, लायोफिलाइज्ड हम कह रहे हैं कि जो है फ्रीज हो जाना, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि आफ्टर प्योरिफिकेशन बाय HPLC द प्रोटीन इज इन अ सोल्यूशन डैट कंटेन्स वोलाटाइल कंपाउंड्स। प्रोटीन हम कह रहे हैं एक सोल्यूशन है, उसमें प्रोटीन्स हैं और उसमें कुछ वोलाटाइल कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। उसके बाद HPLC की क्या हो जाती है, प्योरिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। अब जब वो HPLC की प्योरिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होता है, कैन ईजिली भी लायोफिलाइज्ड। लायोफिलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस फ्रीज हो जाना, तो फिर जब वो प्योरिफिकेशन हो जाती है तो वो आसानी से फ्रीज हो सकता है। लायोफिलाइज्ड मीन्स फ्रीज। HPLC प्योरिफिकेशन frequently results in denaturation of purified protein and is thus not applicable to proteins that do not spontaneously refold। तो जो HPLC प्योरिफिकेशन है ना, ये कहाँ पर, इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, डिनेचुरेशन ऑफ प्योरिफाइड प्रोटीन्स एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रोटीन्स दैट डू नॉट स्पॉन्टेनियसली रीफोल्ड। और ये उन प्रोटीन्स में नहीं एप्लीकेबल होती जो रिफोल्ड नहीं कर सकते, ये उनमें जो है एप्लीकेबल होगी जो रिफोल्ड कर सकते होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये हमारे पास पंप है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर एग्जर्ट होता है ना, तो ये पंप प्रेशर देता है, दैट इज़ अ इंजेक्टर। और ये HPLC कॉलम है। उसके बाद यहाँ पर ये डिटेक्टर है जो सारी चीज़ों को मॉनिटाइज कर रहा होता है, और इस डिटेक्टर जो भी डिटेक्ट करता है वो हमें कंप्यूटर पे शो हो रहा होता है। कंप्यूटर होता है, उसकी स्क्रीन पे ये हमें इस तरह पीक्स की फॉर्म में चीज़ शो हो रही होती हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर रिसर्च पेपर्स जिन्होंने रिसर्च की होती है वो हमें बताते हैं कि इस पीक का क्या मतलब है, इन पीक्स का क्या मतलब है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये इस तरह हमें डाटा नज़र आ रहा होता है, फिर जो वेस्ट होते हैं वो इस तरह यहाँ से अलग निकल आता है। तो ये एक HPLC, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा है। अब हमारे पास 8 इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्टली जो कॉमन हम यूज़ करते हैं वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ अ कॉमन लेबॉर्ट्री टेक्निक। ये कॉमन लेबॉर्ट्री टेक्निक होती है जिसको हम प्रिपरेटिव के लिए भी यूज़ करते हैं और एनालिटिकल मेथड के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज आयन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, के चार्ज आयन मूवमेंट होती है, जो चार्ज आयन है उनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। When placed in an electric field, proteins will have moved towards one electrode or the other। अब जब क्या होता है, जब हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करते हैं, तो वो जो चार्ज है आयन्स है, चाहे वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वन टुवार्ड्स वन अनदर। तो वो चार्ज आयन्स की वजह से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं कि इसमें जो चार्ज आयन है उनकी मूवमेंट होती है। द ग्रेटर द नेट चार्ज द फास्टर द मॉलिक्यूल विल मूव। अगर तो नेट चार्ज ग्रेटर होगा तो मॉलिक्यूल भी जो है फास्ट मूव करेगा। पेज हम कह रहे हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैरिड आउट इन अ जेल विच सर्व एज अ मॉलिक्यूलर सीव। ये मॉलिक्यूलर सीव जो है सर्व करता है। अब ये हमारे पास इस तरह की एक इंस्ट्रूमेंट होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक प्लास्टिक फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ ये कुछ स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये वेल्स होती हैं, ठीक है। ये वेल्स बिल्कुल इस तरह ना एक कॉम की शक्ल की होती हैं जिसको हम उसमें डिप कर देते हैं, लगा देते हैं ताकि वो सेपरेट हो सके, ठीक है। जब प्रोटीन सेपरेट होती है ना तो वो हमें पता चल जाता है। अब ये हमारे पास सैंपल है, ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है। जब हम इसको स्विच में लगाते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये बहुत फास्टर ये जो इलेक्ट्रोड है ना ये मूव करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारे पास एक बफर होता है। फिर यहाँ पे हमें एक प्यारी सी जेल बन जाती है, बड़ी प्यारी सी होती है, सॉफ्ट सी ना रबर टाइप जेल होती है। Proteins are purified from a mixture using combination of several techniques based on protein properties। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं हम प्योरीफाई करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ सेवरल टेक्निक्स बेस्ड ऑन प्रोटीन प्रॉपर्टीज़। ये हमने सारी टेक्निक्स पढ़ ली हैं, एक दफ़ा दोबारा हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन प्रॉपर्टी और ये टेक्निक्स हैं। अब सोलबिलिटी की अगर टेक्निक की बात करें, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल प्रेसिपिटेशन है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज़ पे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर चार्ज पे।
रिवर्स्ड फेस HPLC डिपेंड ऑन हाइड्रोफोबिसिटी, और जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, हम अब अपने टॉपिक की बात करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। उससे पहले हमने प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन को देख लिया है कम्प्लीटली। अब प्रोटीन सीक्वेंसिंग किस तरह होती है? प्रोटीन सीक्वेंसिंग इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। इसमें हम जो प्रोटीन है ना, एक प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो एक टेक्निक है, इसमें हम जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। इट्स अ मेथड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन द इवेंचुअल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इसकी वजह से हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसका भी पता चलता है, ठीक है, कि उसमें अमाइनो एसिड्स की जो है वो पूरी लोकेशन हमें पता चलती है। अमाइनो एसिड कंपोजिशन एंड प्योरिटी मस्ट बी नोन बिफोर स्टार्टिंग सीक्वेंसिंग। तो हमें अमाइनो एसिड की कंपोजिशन, उसकी प्योरिटी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए जब हम सीक्वेंसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज़ डन बाय, अब अमाइनो एसिड की डिटर्मिनेशन किसके ज़रिए हो सकती है? हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, सेपरेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ज़रिए हम इसकी सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं। अब इसमें मैकेनिज़्म की अगर बात करें, मैकेनिज़्म कौन से हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग में? सबसे पहले सेंगर मेथड है और एडमंड मेथड। सेंगर्स मेथड में क्या होता है कि फ्रेडरिक सेंगर जो है ये एक नोबेल लॉरेट था। इसने पहली दफ़ा अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड के बारे में बताया था कि अमाइनो एसिड जो है ये कोवलेंटली टुगेदर बाय अल्फा अमाइनो एंड अल्फा कार्बोक्सिल। उससे पहले नहीं पता था। इसने बताया कि अमाइनो एसिड जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड भी है, अल्फा अमाइनो ग्रुप भी है, उसमें अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इनके साथ कोवलेंटली बॉन्ड हुए होते हैं, ठीक है। उसने स्टेप वाइज जो है अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग, अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया था कि ये स्टार्ट होती है एंड टर्मिनल से। हमने पढ़ा है ना अपने लास्ट लेक्चर में कि इट्स स्टार्ट पॉइंट इज़ एंड टर्मिनल एंड इट्स एंड पॉइंट इज़ सी टर्मिनल, ठीक है। कार्बोक्सिल एंड है और अमाइनो जो है टर्मिनल है, वो इसका स्टार्ट पॉइंट है। तो इसने अपने जो स्टेप वाइज इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब इसने बताया था कि इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ना आइडेंटिफिकेशन, अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन का, वो एंड टर्मिनल होता है। ही यूज्ड अ रिएजेंट फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन, FDB जिसे कह रहे हैं। अब इसने एक रिएजेंट यूज़ किया था फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQs में, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड सेंगर रिएजेंट। इसको हम सेंगर रिएजेंट भी बोलते हैं। तो सेंगर रिएजेंट कौन सा होता है? FDB, फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन। अब FDB जो है ये रिएक्ट किया, फ्री NH2 ग्रुप था एंड एन टर्मिनस पे जो फ्री NH2 ग्रुप था उसके साथ इसने रिएक्ट किया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हुई, अ येलो कलर्ड डाइनाइट्रोफिनोल डेरिवेटिव ऑफ एन टर्मिनल इज प्रोड्यूस। तो एक जब इनके दरमियान FDB रिएक्ट करता है इसके साथ NH2 ग्रुप के साथ, तो एक येलो कलर जो है DNP डाइनाइट्रोफिनोल ये प्रोड्यूस होता है। फिर जो ये DNP अमाइनो एसिड है इसको आइडेंटिफाई किया, कंपेयरिंग इट विद द नॉन स्टैंडर्ड DNP अमाइनो एसिड बाय यूजिंग जेल क्रोमेटोग्राफी। फिर ये जो DNP अमाइनो एसिड जो प्रोड्यूस हुआ इसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया नॉन स्टैंडर्ड के साथ DNP अमाइनो एसिड, ठीक है, और किसके ज़रिए? कौन सी टेक्निक के ज़रिए? जेल क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। अब एडमिन डिग्रेडेशन, एडमिन मेथड में क्या हुआ, इसमें क्या किया गया? अब 1950 में पहर एडमिन डेवलप्ड मेथड ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। 1950 में एडमिन ने प्रोटीन सीक्वेंसिंग का मेथड डेवलप किया था। इट इन्वॉल्व सिक्वेंशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम N2C टर्मिनल। इसने जो है जो एन टर्मिनल से C टर्मिनल के दरमियान में अमाइनो एसिड की सीक्वेंशियल आइडेंटिफिकेशन है, उसके तमाम सीक्वेंस जो है उनके बारे में बताया। फिनाइल आइसो थायोसाइनेट PTC रिएजेंट इज़ यूज्ड फॉर द एडमिन डिग्रेडेशन। इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ हुआ है? इसमें PTC रिएजेंट यूज़ किया जिसको फिनाइल आइसो थायोसाइनेट बोलते हैं। द अमाइनो टर्मिनल एन टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ प्रोटीन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय रिएक्शन द प्रोटीन विद द PTC that forms a stable covalent link with a free alpha amino group prior to hydrolysis with 6-MHCl। अब इसने क्या किया कि वो जो अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू है उसको आइडेंटिफाई किया किसकी मदद से? एक रिएजेंट PTC की मदद से, और फिर एक कोवलेंट लिंक जो था वो एक बना, एक स्टेबल कोवलेंट लिंक बना इसके साथ एक फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक है, डैट प्रियर टू हाइड्रोलिसिस विद 6-MHCl। तो इस तरह इसने जो है इस रिएजेंट को यूज़ किया
जब इसने इस रिएजेंट को यूज़ किया अमाइनो एसिड बनाने में, तो इसने जो है उसकी स्टेबल कोवलेंट लिंक जो है वो देख लिया। किसके साथ है? फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ है, एंड डेट प्रियर टू हाइड्रोलिसिस के। उसके बाद जो हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो HCl के साथ होती है, ठीक है, और वो 6M है। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट्स रिएक्ट्स विद द अनचार्ज्ड एंड टर्मिनल अमाइनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड टू फॉर्म अ फिनाइल थायोकार्बोनाइल डेरिवेशन। अब इसमें जो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट है ना, ये रिएक्ट किया था अनचार्ज एंड टर्मिनल ग्रुप के साथ, अनचार्ज होते, ठीक है, ऑफ द पेप्टाइड टू फॉर्म फिनाइल थायो। और फिर जब अनचार्ज एंड टर्मिनल अमाइनो ग्रुप के साथ वो रिएक्ट किया तो क्या बना? एक फिनाइल थायोकार्बोनाइल डेरिवेशन, ठीक है, ये बनी। The labeled and terminal amino acid can be identified by a comparison of its chromatographic properties with standard fluoro-dinitrobenzene and enzyl chloride। एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड को जो है आइडेंटिफाई किया गया उसकी क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन के ज़रिए, और ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए थे? फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन और डेंजाइल क्लोराइड, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने उसकी क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन किया, आइडेंटिफाई किया। फिर क्या हुआ? देन अंडर माइल्ड एसिडिक द साइक्लिक फिनाइल थायोहाइडेंटाइन ऑफ द टर्मिनल अमाइनो एसिड इज लिबरेटेड। फिर एक साइक्लिक फिनाइल थायोहाइडेंटेन जो है एक टर्मिनल अमाइनो एसिड लिबरेट हुआ निकला, विच लीव्स एन इंटैक्ट पेप्टाइड शॉर्टेड बाय वन अमाइनो एसिड। और ये जो पेप्टाइड था, बाकी अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो उनसे इसका जो एक अमाइनो एसिड था वो कम था, तो इसकी पेप्टाइड जो है इसलिए हम कह रहे हैं वो शॉर्टेड था। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें एक अमाइनो एसिड कम था। द रिलीज PTH अमाइनो एसिड इज आइडेंटिफाइड बाय हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो PTH है ना, PTH अमाइनो एसिड, ये आइडेंटिफाई हुआ था किस टेक्निक के ज़रिए? HPLC के ज़रिए। द सीक्वेंस टेक्निक हैज़ बीन automated and refined so that upwards of 50 residues from the N terminus protein can be sequenced from picomolecule quantities of material। फिर वो जो ये जो टेक्निक हमने यूज़ की है ये एक ऑटोमेटिक है और ये रिफाइंड करती है तकरीबन 50 रेजिड्यूज़ ऑफ N terminus ऑफ प्रोटीन, ठीक है, उनको ये रिफाइन करती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग की। अब इसमें कौन सी एप्लीकेशन हमने देखी हैं? एप्लीकेशंस क्या हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग की? उससे पहले हमने प्रोटीन सीक्वेंस का टॉपिक पढ़ लिया। अब हम लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग की है। इसमें हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन को देखते हैं कि नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन कैन ऑफर इनसाइट्स इनटू इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन इन सेलुलर लोकेशन। तो ये जो अमाइनो एसिड हमने अमाइनो एसिड की बात की प्रोटीन्स में, इसकी वजह से हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी पता चलता है, उसकी सेलुलर लोकेशन भी हमें पता चली, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद सर्टन अमाइनो एसिड सीक्वेंस सर्व एज अ सिग्नल, ठीक है, काफ़ी अमाइनो एसिड जो हैं, सर्टन अमाइनो एसिड जो हैं वो सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, उसकी सेलुलर लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन द सेलुलर लोकेशन केमिकल मॉडिफिकेशन ऑन एन हाफ लाइफ ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है, उन्होंने हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन में उसकी सेलुलर लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस कैन एलुसिडेट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो प्रोटीन सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये क्या हम कहते हैं कि इट कैन एलुसिडेट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो प्रोटीन सीक्वेंस है ये हमें पूरी लाइफ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसके एलुसिडेट हम कहते हैं वाज़िया करना, हमें पूरी तरह से क्लियरली कोई चीज़ बताना, तो ये हमें पूरी हिस्ट्री जो है लाइफ की वो हमें बता देती है। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अब हमारा प्रोटीन प्योरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और हमारा प्रोटीन सीक्वेंसिंग जो है ये भी हमें कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है।